नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आप सभी ने एक बहुत ही दुखद घटना सुनी होगी। विशाखापट्टनम में जो एलजी केमिकल्स का प्लांट है वहां पे टॉक्सिक गैस रिलीज हो गया था एक्सीडेंट के थ्रू, और इसकी वजह से कई लोगों की वहां पर जानें गई और कई सारे लोग घायल भी हुए थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमारे देश में हो रहा है। जब भी गैस लीक की बात आती है अक्सर हमें 1984 का जो भोपाल गैस कांड है वो याद आ जाता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है हमारे देश में कि जो छोटे छोटे इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, यहाँ पर मैं 5 गैस लीक रिसेंट के जो एक्सीडेंट्स हैं उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे भी हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीखा नहीं, कोई अच्छे से रूल्स नहीं बनाए, यहाँ पर जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए शायद हमने वो नहीं किया। प्लस साथ में इस समय प्रेजेंट में जो केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं हमारे देश के अंदर, स्पेसिफिकली मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पर सारी PDFs और अपडेट्स मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा इसमें 20,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। साथ में अगर आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 बड़े गैस लीक एक्सीडेंट्स की हमारे देश के अंदर। मैं अभी का जो प्रेजेंट का केस है वो नहीं डिस्कस करूंगा। सबसे इसके पहले जो लेटेस्ट हुआ था वो हुआ था छत्तीसगढ़ में। आपको पता है जो सेल का प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट कहा जाता है जिसको, छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर बेसिकली क्या हुआ कि एक गैस पाइपलाइन थी, उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ था, ब्लास्ट हुआ था। और ऐसा माना जा रहा था कि वहां पर जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो गया था, बैलेंस्ड नहीं था प्रेशर, और जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ और करीब 9 लोगों की जानें गई और 14 लोग इसमें इंजर्ड हो गए। तो अगेन ये एक बड़ा इंसिडेंट था जिसको हमने नज़रअंदाज किया। उसके पहले भी यहाँ पर दिल्ली के स्कूल में भी कई सारे जो छात्र हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली। जो लोग दिल्ली में रहते हैं जानते हैं, उनको पता होगा तुगलकाबाद में एक डिपो है। डिपो का बेसिक मतलब होता है कि जो कस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि किसी कंटेनर में जो है कोई केमिकल होगा वो रिलीज हो गया बाय एक्सीडेंट। और वहीं पर पास में एक स्कूल था, रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय इन तुगलकाबाद, जिसकी वजह से करीब 300 स्टूडेंट्स को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। उसके पहले अगर आप देखिए तो कानपुर में एक कोल्ड स्टोरेज है जहां पर पोटैटोज को स्टोर किया जाता है। अब वहां पर क्या हुआ, अमोनिया गैस लीकेज की वजह से जो पूरा बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गया स्टोरेज का, और इसकी वजह से करीब 4 लोगों की जानें चली गई और 15 लोग इसमें इंजर्ड हो गए थे। इसके पहले भी अगर आप देखिए तो आंध्र प्रदेश में जो गेल का पाइपलाइन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। लेट मी टेल यू, यहां पर क्या हुआ कि अगेन ब्लास्ट देखने को मिलता है और काफी बड़ा फायर जो है वो पूरे पाइपलाइन में 1 किलोमीटर के रेडियस में फायर लग गया था, और जिसकी वजह से बहुत ही भयानक सीन देखने को मिले थे। लोग जो हैं घर से अपने बाहर निकल रहे थे क्योंकि उनके घरों में आग लग गई थी। पूरा जो 1 किलोमीटर का रेडियस है वो काफी ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम से गुजरा था, और इसकी वजह से भी करीब 15 लोगों की जान चली गई और 18 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। और लास्ट में मैं आता हूं भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर, जो कि अभी तक के हमारे देश के इतिहास का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रहा है। आपको याद होगा एग्जैक्टली 3 दिसंबर 1984 को जो एक इंसेक्टिसाइड प्लांट था, ये अमेरिकन प्लांट था बेसिकली, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के नाम से। तो जो एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए ये प्लांट था, और उसमें एक गैस यूज़ होता है इसको मैन्युफैक्चर करने में जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो करीब 45 टन, जस्ट इमेजिन 45 टन जो गैस है इसका, ये टॉक्सिक गैस रिलीज हो गया था भोपाल में। और हम सभी को पता है कि करीब बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जाने गई थी। ऑफिशियल फिगर देखें तो 15 से 20 हज़ार बताया जाता है। यहाँ पर इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये देखिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया है क्या क्या हुआ था इंसिडेंट, और किस तरह से यहाँ पर जो मेन आरोपी है उसको किस तरह से रिलीज़ किया जाता है। और लेटर ऑन यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर, तो ये पता चला कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो सेफ्टी प्रोसीजर्स अपनाने चाहिए थे वो काफ़ी ज़्यादा कम क्वालिटी के थे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे, और जितने स्टाफ होने चाहिए प्लांट में वो भी नहीं थे, अंडर स्टाफ प्लांट था। तो जिसकी वजह से अगेन हम कह सकते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट होता है हमारे इंडिया में तब जाकर हम थोड़ा बहुत जगते हैं, और इसी की वजह से 1984 में जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसी की वजह से आपको कुछ रूल्स बनते हुए हमारे देश के अंदर दिखेंगे।
और मैं आपको बता दूं, केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड हमारे देश में 1984 के पहले जो गैस कांड हुआ था पूरा, इसके पहले कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं था। जी हाँ, नहीं था। जितनी भी चीज़ें की जाती थी वो आईपीसी के थ्रू ही की जाती थी। ठीक है, तो यहां पर वैसे तो आप देखेंगे तो आपको एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, वो बहुत जनरल रूल्स हैं। यहां पर मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं केमिकल एक्सीडेंट से रिलेटेड। और इसकी वजह से क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने 2 सेट ऑफ रूल्स यहां पर रिलीज किए। अब ये जो 2 सेट ऑफ रूल्स थे, ये रिलेट करते थे जो भी केमिकल्स हैं, हजार्डस केमिकल हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसको यूज़ किया कैसे किया जाएगा हमारे देश में, उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड ये 2 रूल्स बनाए गए। अब ये 2 रूल्स कौन से हैं आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स रूल्स 1989। तो बेसिकली इसको MSIHC रूल्स कहा जाता है 1989। और दूसरा रूल यहां पर आप देख सकते हैं केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस रूल्स 1996। और करीब 7-8 साल बाद जो है एक और रूल लाया गया जिसको कहा गया CAEPPR रूल्स 1996। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि ये रूल्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पहला रूल बनाया गया 1989 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि जो भी केमिकल यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, उसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब मैन्युफैक्चर कैसे करना है, उसकी स्टोरेज कैसे करनी है, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा उन सारे केमिकल्स को इंपोर्ट कराने के लिए, स्टोर करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ठीक है, ताकि हमारे देश में इंसिडेंट्स ना हो इस तरह के। और बाय चांस अगर इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो यहाँ पर उसके इफेक्ट को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, ये पूरा इस 1989 के रूल में बताया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि जिन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैजार्डस केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उनको यहाँ पर दर्जा दे दिया जाता है, उस यूनिट को मेजर एक्सीडेंट हजार्ड MAH यूनिट उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर इस रूल के अंदर ये भी बोला गया कि जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पर, तो उस जो इंडस्ट्री का मालिक है, ओनर है, इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि प्लांट के अंदर यहाँ पर इमरजेंसी प्लान्स बनाए जाएं। ठीक है, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी प्लान होना चाहिए, कैसे एग्जिट होंगे, कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया जाएगा उसको रोकने के लिए। और यहाँ पर यह भी बोला गया जिस डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिट आएगा हजार्डस केमिकल वाला जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ मिलके एक ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान्स भी बनाना पड़ेगा। मतलब कि जो ऑन साइट है, जहां पर फैक्ट्री है, उसका पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री को दे दी गई, और ऑफ साइट मतलब फैक्ट्री के बाहर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैसे लोगों को निकाला जाए अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए भी प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो ये सारी चीजें 1989 का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट यहां पर मैं आता हूं 1996 का जो रूल्स बनाया गया जिसको कहा गया केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस। तो इसके अगर आप नाम अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ये एक तरह का स्टैट्यूटरी बैकअप था फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब कोई क्राइसिस हो जाता है, उस केस में कैसे चीज़ों को संभाला जाए। ठीक है, उस केस में था। यहां पर तो क्या है कि जब केमिकल का यूज हो रहा है उसको कैसे यूज किया जाएगा, सारी चीजें कैसी की जाएंगी, उसके लिए ये प्लान था 1989 वाला। लेकिन 1996 में यहां पर बैकअप के लिए पूरा स्टैट्यूट बनाया गया, लॉ बनाया गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड हैं, जो MAH यूनिट्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि इसको हम बोलते हैं MAH यूनिट। तो उसके लिए ये पूरा रूल था इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इस तरह के यूनिट्स इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर उनको एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। मतलब इस तरह का प्रॉपर कोई ग्रुप होगा जहाँ पर DM और बाकी अधिकारी जो हैं वो रहेंगे, और इस तरह के रूल्स बनाए जाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पर उससे निपट सके। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं, ये 2 मेन रूल हैं जो कि स्पेसिफिकली मैं बता दूं केमिकल हजार्ड से रिलेटेड हैं। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है केमिकल की वजह से, उससे रिलेटेड है ये। लेकिन आपको पता है ये रूल काफ़ी पुराने हो चुके हैं, 20 साल 30 साल हो चुका है इन सारे रूल्स को आए हुए। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये सारे रूल्स को लगातार अपडेट किए जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आगे चलकर नए नए तरह के जो केमिकल्स हैं उसके आविष्कार होते हैं, उसके यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर रूल्स का अपडेशन नहीं किया जाएगा तो ये काफ़ी ऑब्सोलीट हो जाएंगे और इनका कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगा। इसको देखते हुए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है जिस रूल्स की मैंने आपको बात की उसको पूरा रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2016 में उन्होंने प्रपोज किया इस मिनिस्ट्री ने कि हम रूल्स को अपडेट करेंगे, और इसको देखते हुए एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट भी लाया गया
और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया, मतलब इंडस्ट्रीज हो गए, अधिकारी हो गए, सबके साथ। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें आती हैं लेकिन उसका प्रॉपर सहमति नहीं बन पाती, और इसको देखते हुए यहाँ पर भी जो रूल्स का प्रपोजल लाया गया था ये फाइनलाइज नहीं हो पाया, और अभी तक जाकर आप समझिए ये जो पूरा चीज़ें चल रही थी फाइनलाइज करना था, ये अभी तक नहीं हो पाया है। रिसेंटली मुझे एक आर्टिकल मिला जहाँ पर बताया गया कि जो ये एक्सीडेंट हुआ है विशाखापट्टनम में, इसको देखते हुए यहाँ पर जल्द ही एक रूल लाया जाएगा प्रॉपर, ताकि जो विशाखापट्टनम जैसे एक्सीडेंट्स वापस हमारे देश में ना हो सके। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया में ज़्यादातर काम तभी होता है जब यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम प्री प्लान नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। और लास्ट में मेरा एक सवाल है आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो स्टाइरिन यहाँ पर लीक हुआ था विशाखापट्टनम में, क्या ये नेचुरली भी पाया जाता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्या ये नेचुरली भी पाए जाते हैं स्टाइरिन? तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली 10 MCQ कराता हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, और मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।